हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आव्यूह का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर आव्यूह पढ़ने के बाद किसी भी अन्य टीचर से आव्यूह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृपया करके आप नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें और जो मैं बताता जाता हूँ उसको नोट डाउन करते चलें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। देखिए, अगर आव्यूह के आव्यूह का उपयोग, देखिए अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, उपयोग, तो इसका जो उपयोग है वो रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए, मतलब रैखिक समीकरण, देखिए रैखिक समीकरणों का निकाय, रैखिक समीकरणों का निकाय। आगे हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों का निकाय। देखिए, रैखिक समीकरणों का निकाय जैसे 2x1 3y1 4z1 इक्वल टू 8, फिर यहाँ 5x1 प्लस 5x2 प्लस 4y2 प्लस के 3z2 बराबर 1, फिर 9x3 प्लस के 4y3 प्लस के 2z3 इक्वल टू 6। देखिए, ये जो होता है ये है रैखिक समीकरण निकाय, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण निकाय। तो मतलब इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए एक संक्षिप्त और सरल विधि का निर्माण किया गया। निर्माण करने के लिए आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। इसके अलावा आव्यूह का जो उपयोग है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों, है ना। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में भी इसका मतलब उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब पंक्ति दी रहती है और स्तंभ दिए रहते हैं, और हमारे आव्यूह में भी क्या होता है कि इसमें भी पंक्ति और स्तंभ दिए हुए होते हैं। देखिए, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता, मैं केवल आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ और इसका उपयोग कहाँ होता है ये बता रहा हूँ। देखिए, अब पढ़ेंगे हम बिल्कुल बेसिक से आव्यूह, तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से आव्यूह पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि मान लो कि कोई सूचना हमको व्यक्त करनी है, और सूचना क्या है कि सूचना यह है कि मान लो कि हमें कोई सूचना व्यक्त करनी है, और यह सूचना यह है कि राम के पास 15 पुस्तकें हैं। राम के पास 15 पुस्तकें हैं, ये हमें एक सूचना व्यक्त करनी है। तो हम इसे इस कोष्टक के अंदर इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, अब मान लो कि राम के पास 15 पुस्तकें तथा 10 पेन हैं। 10 पेन्स यानी 10 पेन्स हैं। तो हम इसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे? हम इसे व्यक्त करेंगे इस प्रकार। देखिए, किस प्रकार व्यक्त करेंगे? हमने ये 15 पुस्तकें और 10 पेन, हमने ये इस प्रकार कोष्टक के अंदर लिख दिया। देखिए, समझते जाएं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। देखिए, इसको बोलते हैं हम प्रथम प्रविष्टि, इसी को हम बोलते हैं प्रथम अवयव। आगे बताऊंगा प्रविष्टि या अवयव क्या होता
और इसको बोलते हैं हम द्वितीय प्रविष्टि, द्वितीय प्रविष्टि या द्वितीय अवयव। देखिए प्रविष्टि क्या होती है, प्रविष्टि का अर्थ बता देता हूँ। प्रविष्टि, प्रविष्टि का अर्थ होता है मतलब प्रवेश करना, प्रवेश करना या घुसना, प्रवेश करना या घुसना क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, यानी प्रविष्टि, प्रविष्टि का जो अर्थ होता वो होता प्रवेश करना या घुसना क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से कैसे कि राम के पास क्या है 15 पुस्तकें हैं, तो पहले क्या रखा हमने 15 पुस्तकें, फिर क्या है 10 पहने हैं, तो यहाँ फिर हमने क्या रखा 10 पहने। तो इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं। अब देखिए आगे देखिए। अब क्या है कि देखिए राम के दो मित्र हैं, राम के दो मित्र, राम के दो मित्र श्याम और कृष्ण है। राम के दो मित्र क्या हैं, श्याम और कृष्ण है। तो देखिए राम यहाँ पे लिखो श्याम और यहाँ पे लिखो कृष्ण, यहाँ पे लिखो कृष्ण, यहाँ पे लिखी मैंने पुस्तक और यहाँ पे लिखी मैंने कलम। मान लो राम के पास कितनी पुस्तक है 15, कलम कितनी ही 10, श्याम के पास मान लो 8 पुस्तकें हैं और 6 कलम है, कृष्ण के पास 4 पुस्तकें हैं और 12 कलम है। देखिए जो मैंने ये लिखी हैं, अगर मैं इन्हें इस प्रकार देखिए इस प्रकार लिख दूं कि 15, 8, 4, 10, 6 और 12। देखिए ये जो तरीका है, ये जो मतलब इन आंकड़ों को ये जो लिखने का तरीका है, इन संख्याओं को जो ये लिखने का तरीका है, यही क्या कहलाता है, यही आव्यूह कहलाता है। देखिए इस लिखने की व्यवस्था, इस लिखने की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। सही है, आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट लिखें, नोट। देखिए आव्यूह, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 द्वारा व्यक्त, लास्ट में लिख सकते हो जेड, द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्या जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक आव्यूह लिया, ये देखिए ये आव्यूह का क्या होता है, ये आव्यूह का सिंबल होता है। देखिए मान लो मैंने आव्यूह ले लिया ऊपर वाला 15, 8, 4, 10, 6, 12, मैंने ये वाला आव्यूह ले लिया 15, 8, 4, 10, 6, 12। देखिए जो इस प्रकार लिखी गई है, ये जो लिखी गई है, ये जो ये इस प्रकार है, ये जो इस प्रकार है, जो ये इस प्रकार लिखी हुई है, मतलब जो ये इस प्रकार पड़ी हुई है, इनको बोलते हैं पंक्ति। जो इस प्रकार पड़ी हुई है, मान लो ये एक लकड़ी है, लकड़ी इस प्रकार पड़ी होती है, तो जो ये इस प्रकार ये लिखे गए हैं, इनको बोलते हैं पंक्ति। तो ये है पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति, इसको बोलते हैं तीसरी पंक्ति,
तीसरी पंक्ति। देखिए पहली पंक्ति, इसको पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो। तो पहली पंक्ति को दर्शाएंगे R1 से, दूसरी को R2, तीसरी को R3, तीसरी है तो R3। अब देखिए जो ये है इस प्रकार, जो ये ऊर्ध्वाधर है, देखिए जो पंक्ति होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं। ये देखिए ये तो होती हैं, ये जो मैंने लाइन खींची है, देखिए ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन ये है क्षैतिज रेखाएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हो आप हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल। और देखिए जो इस प्रकार रेखाएं इस प्रकार जो ये खड़ी होती हैं, इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप वर्टिकल लाइंस। तो देखिए ये पंक्ति है, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये इस प्रकार ये क्षैतिज है इस प्रकार, तो इसी इन्हें कह लेंगे पंक्ति। अब देखिए ये जो है ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है। और इनको ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो इसको बोलेंगे पहला स्तंभ, और इसको बोलेंगे दूसरा स्तंभ। तो पहले स्तंभ को हम दर्शाते हैं C1 से, और दूसरा स्तंभ हमारा क्या कहलाएगा? C2, क्योंकि स्तंभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्तंभ को बोलते हैं कॉलम्स, इसलिए इस स्तंभ को C1 से दर्शाते हैं। तो आपके बात समझ में आई? जो इस प्रकार रहती है, इस प्रकार वो रहती है पंक्ति, और जो इस प्रकार रहती है वो रहती है स्तंभ। जो इस प्रकार सीधे रहते हैं वो होते हैं स्तंभ, और जो इस प्रकार रहती है वो रहती है हमारी पंक्ति। देखिए अब बात कर लेते हैं आव्यूह यानी मैट्रिक्स। इसकी बात करते हैं हम परिभाषा की। परिभाषा इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए डेफिनेशन होती है, देखिए mn संख्याओं, और ये संख्याएं हमारी वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? वास्तविक भी अथवा काल्पनिक भी। तो ये संख्याएं हमारी वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती हैं, है ना? तो mn संख्याएं हमारी वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती हैं। तो mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित यानी अरेंज्ड, व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी मतलब रेक्टेंगुलर टेबल प्राप्त होती है, उसे m गुणा n आव्यूह कहते हैं। देखिए इसे रीड किस प्रकार करते हैं? इसे रीड करते हैं m/n आव्यूह। इसे किस प्रकार रीड करते हैं? m/n आव्यूह। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या हुआ?
देखिए, आव्यूह संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। देखिए, समझाता हूँ किस प्रकार। देखिए किस प्रकार। देखिए, मैंने एक आव्यूह लिया, मैंने लिया 2, 3, 4 और मैंने लिया 5। देखिए, ये 2, 3, 4, ये 5, ये तो होगी संख्याएं। देखिए, फलनों में जैसे लिया मैंने x² x³ क्योंकि आपको पता होता फलन f(x), फंक्शन f(x) बराबर x³ कुछ भी फंक्शन ले लो तो ये क्या, ये किस में आ जाएंगे, ये हमारे फलन में आ जाएंगे। का आयताकार देखिए, ये एक आयत के रूप में है, ये एक आयत के रूप में है। किसके रूप में, आयत के रूप में है। का क्रम विन्यास, क्रम यानी कि ये क्रम से है, 2 के बाद -5 है, 3 के बाद x² है, 4 के बाद x³ है। तो ये इस प्रकार है। देखिए, मैंने बताया कि इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो b बराबर, हम एक और ले लेते हैं, -√3 2 1 4, एक ये हो जाएगा आव्यूह। एक और ले सकते हैं c। देखिए 6 4 8 √5 9 और यहाँ पे ले लेते हैं हम i माइनस के i। मैंने लिखा ना वास्तविक अथवा काल्पनिक, तो ये क्या है, i काल्पनिक है। और हम d करके और भी लिख सकते हैं 6 2 3 9 8 √3 1 0 8। तो ये सब क्या है, ये सारे ही हमारे क्या है, ये सारे ही हमारे आव्यूह है। ये सारे ही हमारे क्या है, सारे ही हमारे आव्यूह है। देखिए, आव्यूह में आप किसी भी मतलब किसी भी संख्या को हटा नहीं सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा ई, एक आव्यूह लिखा, मैंने लिखा ये, मैंने लिखा 5 4 और यहाँ 3 और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई संख्या या कोई फलन लिखा न हो, तो यहाँ पे जरूरी लिखा होगा, अन्यथा वो आव्यूह नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -√3। तो ये क्या है, ये एक आव्यूह है। देखिए नोट करके लिखे, नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो आव्यूह है, आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का समुच्चय मात्र है, मतलब कुछ संख्याओं का समुच्चय मात्र है। इसलिए आव्यूह का संख्यात्मक, याद रखना, आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता। पॉइंट को याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आव्यूह बराबर संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आव्यूह का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। इसका मतलब है कि आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। संख्यात्मक मान जैसे कि 13 मान निकल गया है, 13
6 निकल के आया, माइनस के 9 निकल के आया, ये सब संख्यात्मक मान है। तो ये अवयव का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। देखिए इस निशान का क्या मतलब है। इस निशान का मतलब है कि जैसे 2 है और मैंने लिखा 3, तो 2 3 के बराबर नहीं है ना। आपने देखा होगा ये क्या है, आपने देखा होगा ये सीक्रेट है। जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते होगे तो ये सीक्रेट है, इसका निशान बना रहता है। तो इस पे क्या लिखा होता है, ये क्रॉस बना होता है, ये क्रॉस। तो इसका मतलब है कि धूम्रपान, क्या धूम्रपान निषेध है, यानी यहाँ सिगरेट पीना मना है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे इस प्रकार लिखा होता है। इसी प्रकार अवयव का संख्यात्मक मान नहीं होता, इसलिए मैंने ये क्रॉस कर दिया। देखिए अब आगे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अवयव की कोटि, अवयव की कोटि या क्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए अवयव की कोटि, अवयव की कोटि या क्रम, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है पंक्तियों की संख्या। क्या होती है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, सही है ना। तो अवयव की कोटि या क्रम में सबसे पहले क्या होती है, पंक्ति, और उसके बाद क्या होती है, स्तंभ। जिस प्रकार देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ये कोई अवयव मैंने ए करके अवयव ले लिया, 6 5 8 2 2 3 9। देखिए ये एक अवयव है, तो इसमें आप पंक्ति बताइए। सबसे पहला अवयव की कोटि या क्रम में क्या आती है, पंक्ति। तो इसमें पंक्ति बताइए। तो पंक्ति देख, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, 1 2 3। तो यहाँ की देखिए 3 तो पंक्ति हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसका क्रम, 3 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने, 1 2, यानी C1 और ये C2, 2 स्तंभ है। तो 3 गुणा 2, इसे पढ़ते हैं 3/2। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 3/2। इसको पढ़ते हैं 3/2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स। और ले लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए V एक अवयव है, मैंने लिखा 6 4 5 8 9 3 2 4 5। तो देखिए पंक्ति गिनिए, 1 2 3, तो 3 तो पंक्ति है, गुणा 1 2 और ये 3 स्तंभ है। तो इसका जो ऑर्डर आया वो आया 3/3। तो इसका क्या ऑर्डर आ गया, 3/3। देखिए अवयव में यह बात सुनिश्चित नहीं है कि पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या, ऐसा केवल सारणिक में होता है। देखिए हम एक और अवयव लेते हैं C, 3 2 1। यह भी एक अवयव है। अगर आप इसमें देखो तो पंक्ति कितनी, 1 2 और एक 3 पंक्तियां। और स्तंभ कितने, स्तंभ केवल एक ही है, तो यह है 3/1। तो इसका ऑर्डर आ गया 3/1। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑर्डर समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके तत्व के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इसके तत्व के बारे में। देखिए अवयव के तत्व, अवयव के तत्व को ही बोलते हैं प्रविष्टि। तो इसको बोलेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए यहाँ लिखे देता हूँ कि अवयव के
तत्वों को हम अवयव के तत्वों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABC ... से व्यक्त करते हैं, है ना। सही है ना। तो देखिए मैंने कोई एग्जाम्पल लो, मैंने क्या लिया ए, देखिए कैपिटल ए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से अवयव को व्यक्त करते हैं और उसके अवयव के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए ये लिया 6 5 8 9 2 3 4 I और √3। तो देखिए पहले इसकी कोटि देखिए, एक मतलब पंक्ति गिनिए 1 2 3, तो 3 तो पंक्ति है। स्तंभ देखिए 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो इसी को हम बोलते हैं कोटि। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर, कोटि या क्रम। सही है ना, एक ही बात है। तो देखिए इसके जो तत्व हैं, तत्व यानी एलिमेंट्स, देखिए इस मतलब इस कोष्ठक, ये जो एक कोष्ठक है जिसे हम अवयव का वो बोलते हैं निशान, है ना, अवयव का सिंबल बोलते हैं। तो जो इस कोष्ठक के जो अंदर ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इन्हीं को हम अवयव के तत्व बोलते हैं। तो ये तत्व क्या क्या है? 6 9 4 5 2 I और देखिए I8 और देखिए 3 और √3। ये इसके ये क्या है? ये इसके तत्व हैं। तो ये इसके क्या हैं? ये इसके तत्व हैं। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक लिया मैट्रिक्स B और मैंने ये लिया 4 5 6 9 8 2, मैंने ये लिया। और देखिए पहले इसकी कोटि देखिए, पंक्ति कितनी है? 1 2 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने? 1 2, 2 स्तंभ है। अब देखिए इसके तत्व यानी एलिमेंट्स। तो इसके एलिमेंट्स की बात करूँ तो इस कोष्ठक के अंदर देखिए, ये जो कोष्ठक के अंदर संख्या लिखी हुई है यही इसके एलिमेंट है। देखिए 4 9 5 8 6 2, ये यहाँ इसके एलिमेंट। तो मैंने आपको अवयव के तत्व बताए, अवयव की कोटि बताई या क्रम बताया, अवयव के बारे में मैंने आपको परिचय दिया। देखिए आगे देखो, देखिए अवयव का निरूपण। अवयव का निरूपण इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC ... आगे भी आएंगे। देखिए मैंने अभी बताया कि अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा इसके अवयवों
अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे ABC ... छोटे अक्षरों के साथ द्वि अनुलग्न का मतलब है डबल सफिक्स लगाकर व्यक्त किया जाता है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया। देखिए, ये कैपिटल ए से तो आव्यूह को दर्शाना है, तो मैंने लिखा, एक आव्यूह ले लिया मैंने 6, 8, 2, 9√3, 4। ये एक आव्यूह है। अगर मैं इसके कोटि की बात करूं तो 1, 2, 3, इसमें 3 पंक्ति हैं, 1, 2 स्तंभ है, क्योंकि ये हमारी क्या कहलाएगी R1, ये R2 और ये R3, तो 3 पंक्ति हो गई। ये क्या कहलाएगी C1 स्तंभ, और ये क्या कहलाएगी C2 यानी दूसरा स्तंभ। यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ हो गए। ये तो कहलाई इसकी कोटि, क्या कहलाई 3/2, इसकी क्या कहलाई कोटि। अब देखिए, जैसे मान लो ये है, ये 6 है, ये क्या है 6 है, तो ये अवयव है 6, 9, 8। देखिए, ये क्या है अवयव या तत्व एक ही बात होती है, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स, अवयव या तत्व। तो इसके अवयव क्या हैं 6, 9, 8√3, 2, 4, ये इसके अवयव हैं। तो देखिए, जो इसका ये 6 अवयव है, इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने जैसे ये जो 6 है, तो इसे मैं लिखूंगा, जो 6 है मैं लिखूंगा इसे A। देखिए, A है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर है। देखिए, इसे मैं लिखूंगा A11। तो यहाँ A11 क्या है 6। देखिए, नहीं समझे आप समझोगे। देखिए, A11 क्यों लिया मैंने, देखिए यहाँ जो 1 है डबल सफिक्स, मैंने बोला था ना द्वि अनुलग्न डबल सफिक्स, तो इसी का मतलब है सफिक्स में A के सफिक्स में क्या है डबल सफिक्स है ना। अगर मैं लिखता A2 तो ये होता सिंगल सफिक्स A2, लेकिन मैंने क्या लिखा A11, तो ये है डबल सफिक्स। देखिए, इसमें जो पहला वाला 1 है ये है पंक्ति, और ये देखिए ये दूसरा वाला जो है ये है स्तंभ। तो पहला तो बताएगा पंक्ति की संख्या, और दूसरा स्तंभ की संख्या। तो देखिए, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिए 6 कहाँ है, 6 पहली पंक्ति, ये रहा ना 6 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या है अवयव है। इस प्रकार देखिए 9 क्या है, 9 को हम जब लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये पहली पंक्ति में 9 क्या है पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति, लेकिन स्तंभ कौन से स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तो इसे लिखेंगे A12। इसको क्या लिखेंगे A12 बराबर 9। देखिए अब इसे देखिए 8, देखिए 8 आप 8 देखिए, तो यहाँ देखिए 8 देखिए, 8 आपका कौन सी पंक्ति में, 8 आपका दूसरी पंक्ति में R2 में। तो दूसरी पंक्ति यहाँ देखिए, पहले सबसे सदैव पहले पंक्ति आएगी, तो दूसरी पंक्ति में है। और देखिए स्तंभ में कौन से में, पहले स्तंभ में है, इसलिए A21 क्या है 8। अब आई बात इसके √3 की। देखिए ये दूसरी पंक्ति में है A2, लेकिन स्तंभ कौन सा, दूसरा स्तंभ है,
तो ये आ जाएगा A22 क्या आ जाएगा √3। देखिए अब इसे देखिए, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये देखिए तीसरी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, देखिए ये तीसरी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा, पहला स्तंभ है, तो A31 क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार जो ये 4 है, जो ये 4 है, ये 4 देखिए, ये 4 दूसरी पंक्ति में है, किस में है, दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, ये जो 4 है ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे ही स्तंभ में है, सॉरी ये जो 4 है ये तीसरी पंक्ति में है, देखिए तीसरी है ना, पहली दूसरी और तीसरी, तो ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में क्या है 4। तो इस प्रकार हम इन्हें दर्शाते हैं, सही है ना। देखिए अगर इसका मैं मानक रूप लिखूं, देखिए 3/3 कोटि के अवयवों का मानक रूप है ना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स। तो देखिए इसका मान लो ए से दर्शा रहा हूँ ए, तो मैं इसको लिखूंगा, देखिए पहला आएगा A11, फिर आएगा A12, देखिए क्योंकि मैं 3/3 का लिख रहा हूँ, 3/3 तो 3 पंक्ति लिखनी है, 3 स्तंभ लिखने हैं, तो देखिए A11 A12 A13 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, स्तंभ है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर आप लिखोगे A21 A22 A23, फिर आप लिखोगे A31 A32 A33। अब आप समझिए, देखिए A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, देखिए पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, ये क्या है, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, देखिए ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, क्योंकि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो देखिए ये क्या है, ये तीसरी पंक्ति है, ये रियाल तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसलिए इसका क्या है 3/3 कोटि का मानक रूप। देखिए अगर आप लिखना चाहो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि अवयव का मानक या वास्तविक रूप, देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ये कोई अवयव ए, अगर मैं आप इसको लिखना चाहूँ, देखिए समझिए, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरे में आ रहा ना, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ डॉट 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 डॉट, ऐसी प्रकार लिखेंगे पहली पंक्ति NY स्तंभ, सही है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ डॉट डॉट डॉट, दूसरी पंक्ति NY स्तंभ, ये स्तंभ है। अगर आप ऐसे फिर डायरेक्ट नीचे आओगे
तो आप लिखोगे, देखिए आप किस प्रकार लिखोगे, देखिए ये पंक्ति चल रही है, मतलब ये क्या पंक्ति है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति nवां स्तंभ मैंने n तक लिए हैं, स्तंभ n लिए और पंक्ति भी m लूंगा। देखिए ये क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है ना, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ऐसी n पंक्ति लूंगा मैं। यहाँ पर क्या लूंगा, n पंक्ति। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, और देखिए दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इसी प्रकार देखिए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए एम बी पंक्ति पहला स्तंभ, इसे लिखेंगे एम बी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इसे लिखेंगे एम बी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और यहाँ डॉट डॉट करके लिखेंगे एम बी पंक्ति और क्या, nवां स्तंभ। तो हो गया ना, हो गया ना। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, इसमें स्तंभ C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn, ये तो स्तंभ है, n तो स्तंभ है, पंक्ति कितनी, R1 R2 और Rn, ये Rn पंक्तियां। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो आएगा m/n, इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर यानी कि कोटि, वो क्या आएगी, m/n। समझे, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, संक्षिप्त रूप, इसको हम संक्षिप्त रूप में किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे a बराबर ये आव्यूह का चिन्ह, a स्मॉल aij m/n, a बराबर लिखेंगे। देखिए a क्या है, ये अवयव है, a स्मॉल में ही होते हैं अवयव। देखिए कोष्टक के अंदर क्या होते हैं, ये आव्यूह का चिन्ह हो गया, और इस कोष्टक के अंदर क्या होते हैं, अवयव होते हैं। तो ये स्मॉल a में आ गया, i j, मैंने बोला था कि देखिए यहाँ जो i है, ये जो i है ये है पंक्ति, क्या है, पंक्ति, और ये जो j है ये क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ। देखिए जहाँ आप लिखोगे, जहाँ i बराबर क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 m तक, क्योंकि ये पंक्ति है तो पंक्ति m तक। और देखिए n क्या है, n क्या है, 1 2 3 डॉट 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 n तक, ये जो सॉरी j, ये जो j है, ये जो j है ये कहाँ तक है, 1 2 3 n तक। तो ये क्या है, ये स्तंभ है। ये आप इसको संक्षिप्त रूप में इस प्रकार याद रख सकते हैं, संक्षिप्त रूप में a बराबर, देखिए i की वैल्यू 1 रखोगे और j की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, a11, i की वैल्यू 1 रखोगे, j की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आएगा a12। इस प्रकार अगर i की वैल्यू है 1 रखोगे, j की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा a13। ये देखिए a13। अगर i की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे और j की वैल्यू n रखोगे लास्ट में तो ये आएगा a1 है। तो ये इसका संक्षिप्त रूप है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट भी ज़रूर करें। इसका जो अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।